सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इमेज याद है? 16 दिसंबर 1971। पाकिस्तान को लगा था कि भारत एक शांति प्रिय देश है, बहुत नौटंकी कर रहा था, और अल्टीमेटली क्या हुआ? दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर में से एक सरेंडर था ये। और पाकिस्तान का प्राउड दो टुकड़ों में बट गया, जैसे आज हम एक बांग्लादेश के रूप में भी जानते हैं। दोबारा से हम लोग उसी फेस में, और बहुत जल्दी हम लोग एक ऐसी इमेज और देखेंगे, इस बार पाकिस्तान के और बंटवारे होते हुए। भाई देखिए, जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उस चोट का सबसे बढ़िया रिवेंज क्या होता है? एक सक्सेसफुल जीत। और अगर तुम्हें जीत पानी है तो भाई बढ़िया हथियार होना चाहिए। फिर सामने वाला एक छोटी मोटी मिसाल दिखाकर तुम्हें डरा भी देगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? पता ना भारत के पास क्या क्या अवेलेबल है। और ऐसे ही हथियार हमें चाहिए होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी, ताकि हम अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कर सकें। हम बात कर रहे थे डीबीटी जेआरएफ 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन की, और ये चल रही है 2024 के क्वेश्चन पेपर्स की पीवाईक्यू सीरीज। और इस पार्ट में हम लोग ऐसे ही कुछ हथियारों की बात करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, 55। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड दूसरा जो है रीजन दे रखा है। असर्शन दे रखा है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल इन सॉल्यूशन। तो अगेन ये हमारी टेक्निक एक हथियार की तरह है, जहां हम लोग सॉल्यूशन में कितना प्रोटीन मौजूद है या कितना डीएनए मौजूद है या कितनी सेल्स मौजूद है, हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं लाइट एब्जॉर्बेंस को देख करके। रीजन दे रखा है उन्होंने कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन द ब्रेग्स लॉ। अब देखिए साहब, कहानी क्या है कि विजिबल लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, तो हम एक मोनोक्रोमेटर का इस्तेमाल करते हैं और उन वेवलेंथ में से एक वेवलेंथ को पिक करेंगे जो हमारा सैंपल में पड़ा हुआ मॉलिक्यूल है ऑब्जर्व करता हो। जैसे कि अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अपने एरोमेटिक अमीनो एसिड की वजह से 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑब्जर्व करते हैं, और सिमिलरली डीएनए जो है वो 260 नैनोमीटर की, और अगर मैं कहूं कि बैक्टीरिया की सेल्स हैं तो 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ वो ऑब्जर्व करते हैं। तो लॉजिक सिंपल सा ये है कि जितने भी यहां पर हमारे टारगेट मॉलिक्यूल पड़े होंगे, अगर हम उसे वो पर्टिकुलर वेवलेंथ देंगे तो उनमें से कुछ वेवलेंथ वो खा जाएंगे, जितनी क्वांटिटी है उसके ऊपर बेस्ड होकर के बची हुई लाइट बाहर निकल आएगी, और हम ये चेक करके कि एब्जॉर्व कितनी हो गई लाइट, हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इस क्यूवेट के अंदर जो सैंपल भरा पड़ा है उसमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल कितना है। फार्मूला नीचे दिया हुआ है, और इस नियम का नाम है भाई लैम्बर्ट बीयर लॉ। तो क्वेश्चन में जो बात दे रखी है असर्शन ए तो ठीक है, लेकिन जो रीजन दे रखा है इसका ब्रेग्स लो तो नहीं है, ये तो लैम्बर्ट बीयर लॉ था। तो जो करेक्ट आंसर हुआ इसका वो है ऑप्शन नंबर 3 कि ए तो करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट नहीं है। और आर करता क्या है? ये जो कहानी है ये कहानी है तुम्हारी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वाली कहानी, जहां पर हम लोग जो भी डिफ्रैक्शन मिल रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेग्स लॉ जिसे हम कहते हैं। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 56 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इन विवो? अब दो बातें में एक सवाल है, एक तो है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चाहिए मुझे, और दूसरा वो भी इन विवो चाहिए। इन विवो का मतलब है विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जब हम लोग कोई मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट करके टेस्ट ट्यूब में डाल करके उन्हें टेस्ट कर रहे हो तब उसे बोलते हैं इन विट्रो। लेकिन अगर सेल में कोई प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा हो तो वहीं स्टडी कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट सेल के अंदर, लाइव सेल के अंदर, तो उसे कहते हैं हम लोग इन विवो। अब यहाँ टेक्निक के नाम दे रखे हैं सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस, अलाइजा, ईस्ट 2 हाइब्रिड एसे और ईस्ट 1 हाइब्रिड एसे। सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस जो है ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को रीड कर सकता है, लेकिन करेगा इन विट्रो कंडीशन में, सेल फ्री सिस्टम के अंदर। अलाइजा में भी हम लोग पेप्टाइड, प्रोटीन, एंटीबॉडी, हार्मोन्स वगैरह को क्वांटिफाई कर सकते हैं या डिटेक्ट भी कर सकते हैं। मोरलेस है तो ये भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, लेकिन अगेन यहां भी हम इन मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट करके तब स्टडी करते हैं, मतलब इन विट्रो। और ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम में है तो ये कहानी सेल के अंदर की, लेकिन यहां प्रोटीन और डीएनए इंटरेक्शन की स्टोरी है। अब जो ये ईस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक मॉलिक्यूल के ऊपर हमने बेट ऐड कर रखा है जिस प्रोटीन को हम स्टडी कर रहे हैं, और दूसरे के ऊपर हमने प्रे ऐड कर रखा है। बेट और प्रे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर वो इंटरेक्ट करेंगे तो आसपास मौजूद रिपोर्टर जीन सिग्नल देगी, और अगर मुझे सिग्नल मिलता है तो मतलब प्रोटीन्स ने आपस में इंटरेक्ट किया, और अगर प्रोटीन से इंटरेक्शन नहीं किया होगा तो मुझे सिग्नल नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ व्हाइट और ब्लू एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम लोग कलोरीमेट्रिक जीन के एक्सप्रेशन के थ्रू। मैं ये बोलूंगा कि भाई ये ईस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम को तुम्हें और डिटेल में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। क्वेश्चन नंबर 57।
ये एक और हथियार है हमारा। तो मैं याद हो तो भाई कोविड-19 से लड़ने के लिए पहले डिटेक्शन करना जरूरी था कि किसको कोविड है और किसको कोविड नहीं है, और उसके लिए खूब धमाल से इसका इस्तेमाल हुआ है रियल टाइम पीसीआर का, जिसे हम QRT-PCR भी कहते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूजिंग क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर? ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वांटिफाई जीन एक्सप्रेशन लेवल्स बेस्ड ऑन द डीएनए कंटेंट। दूसरा है क्वांटिफाई जीन एक्सप्रेशन लेवल्स बेस्ड ऑन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और फिर फोर्थ है सीक्वेंस डीएनए फ्रेगमेंट टू डिटरमाइन देयर आइडेंटिटी। भाई सीक्वेंसिंग तो यहां होती नहीं है, डीएनए से हम करते नहीं है। अब बच्ची दो आरएनए वाली कहानी, या हम लोग स्टार्ट साइट भी देखना नहीं चाहते। करते क्या है कि सैंपल में से हम आरएनए आइसोलेट करते हैं, उस आरएनए को हम एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे रियल टाइम पीसीआर में, वो उसे सीडीएनए में कन्वर्ट करेगा, और जैसे जैसे एम्पलीफाई करता जा रहा है वैसे वैसे हमें सिग्नल मिलता जा रहा है। तो कॉपी नंबर कितना है, क्वांटिटी कितनी है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की, मुझे ये मालूम पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर। और ये केवल जीन एक्सप्रेशन, मतलब हम बात करें केवल कोविड-19 इंडक्शन में इस्तेमाल होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे जीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट में ये इस्तेमाल होता है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 58 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ क्रोमासिन ब्रिलियंट ब्लू टू प्रोटीन्स टू डिटरमाइन द प्रोटीन कंसंट्रेशन। यहां पे मेथड दे रखे हैं, लॉरी मेथड है, ब्रेडफोर्ड मेथड है, बीसीए मेथड है और कजाल्डाल मेथड है। देखिए ब्रेडफोर्ड ऐसे जो है ये कलरोमेट्रिक ऐसे है जो कि क्रोमासिन ब्रिलियंट ब्लू G250 डाई को प्रोटीन से इंट्रैक्शन करने पर जो कलर चेंज होता है उस पर टिका हुआ है सारी काम। अब जैसे कि इसका नाम बता रहा है क्रोमासिन ब्रिलियंट ब्लू, तो ब्लू कलर की कहानी तो यहां आएगी। देखिए नॉर्मली डाई का कलर है रेड 465 नैनोमीटर, और ये प्रोटीन से इंटरेक्ट करने पर ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी हम कभी अपने प्रोटीन सैंपल को ऐड करेंगे तो प्रोटीन कितनी मात्रा में है, कलर ब्लू उतना ही ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग किसी कलरोमेट्रिक मशीन के द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना ब्लू कलर इसके अंदर अवेलेबल है। जितना ज़्यादा ब्लू कलर होगा मतलब उतना ही ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल था। तो आंसर तो हो गया इसका नो डाउट ब्रेडफोर्ड मेथड। लेकिन बाकी मेथड्स क्या कह रहे हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। लोरी मेथड में केमिकल रिएक्शन की ही स्टोरी है। यहां पे कॉपर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा अल्कलाइन कंडीशंस के अंदर। उसके बाद में फोलिन्स कोल्टेक रिएजेंट का इस्तेमाल करके एरोमेटिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज जैसे कि टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन और कॉपर आयंस ये ब्लू ग्रीन कलर देंगे। यहां पे डायरेक्ट क्रोमासिन ब्रिलियंट ब्लू का इस्तेमाल नहीं होता। बीसीए मेथड के अंदर भी कॉपर वाली कहानी है, पर्पल कलर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगेन यहां भी क्रोमासिन ब्रिलियंट ब्लू इस्तेमाल नहीं होता। और कजलडाल मेथड जो है ये तो नाइट्रोजन कंटेंट को मेजर करने के लिए, इंडेड इसमें हम किसी डाई का इस्तेमाल भी नहीं करते। तो करेक्ट आंसर था आपका इस क्वेश्चन के लिए ब्रेडफोर्ड मेथड। अब बात करते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग की। यहां भी टेक्निक्स है और उन टेक्निक्स में हम लोग क्या स्टडी कर लेते हैं। देखिए सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है, सिंगल स्टैंड कन्फर्मेशन, पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम लोग SSCP भी कहते हैं, डीनेचरिंग ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे हम लोग DGGE भी कहते हैं। और जो ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कि क्या ये करती होंगी टेक्निक, इसमें है कन्फर्मेशन डिफरेंस ऑफ डीएनए, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, रिजॉल्विंग प्रोटीन मिक्सचर एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। देखिए जब हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की बात कर रहे होते हैं तो ये प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं, जहां पे प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच हम लोग या पीआई हम उन्हें आइसोलेट कर रहे होते हैं। बी का थर्ड, अब बी का थर्ड यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसके बाद जो बात आती है सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस की, ए, ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इन विट्रो स्टडीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ मेरे पास यहां भी है और तो किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है ना, तो फिर ऑप्शन नंबर ए जो है ये है इसका करेक्ट आंसर। रही बात सिंगल स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म की और डीनेचरिंग ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो ये सब टेक्निक भी रूटीनली डायग्नोस्टिक्स में इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि हमारा मानना यह है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर एक बेस का बदलाव भी होगा तो कन्फर्मेशन का चेंजेस देखने को मिल जाएगा, और उस बेस पर हम सबसे पहले डीएनए को सिंगल स्टैंड करके और फिर डीनेचरिंग कंडीशन के बिना इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, और तब हम पता लगाते हैं कि म्यूटेशंस हैं या नहीं है। जबकि डीनेचरिंग ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग डीएनए को मेल्ट कर रहे होते हैं, और डीएनए मेल्ट अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग करेगा कि इसमें G+C कंटेंट कितना है, तो उसी के बेस पर अलग अलग मेल्टिंग टेम्परेचर वाले डीएनए अलग अलग सेग्रीगेट कर जाते हैं।
अब आती बात एक कैलकुलेशन की। हाउ मेनी कैल्शियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू मेक 40 ml ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशंस। एज्यूम मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 219। चलिए हमारा एक काम तो आसान उन्होंने पहले कर दिया कि कैल्शियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट दे रखा है 219। अब तुम्हें याद होगा मोल कॉन्सेप्ट की स्टोरी। एक मोल का मतलब होता है ग्राम्स इक्विवेलेंट टू मोलिकुलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मोलिक्यूल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां अगर मैं सीधा फॉर्मूला डालना शुरू करूं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, पहले जो 40 ml की वॉल्यूम दे रखी है इन्होंने, इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया 0.04 लीटर। अब हम लोग कितना कैल्शियम क्लोराइड चाहिएगा, तो भाई मोल्स दे रखा है इन्होंने 0.02 m और वॉल्यूम है 0.04 लीटर। तो टोटल मोल हो गए 0.0008 मोल्स। अब हमें पता है कि एक मोल को लाने के लिए मुझे चाहिए होता है 219 ग्राम, लेकिन इतने मोल के लिए मुझे कितना चाहिए, तो भाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया है 0.1752 ग्राम। देखिए ये क्वेश्चन को अगर ढंग से समझना है तो आपको ये क्वेश्चन अपने हाथ से करना होगा, तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। और याद रखिएगा डीबीटी के अंदर मोल वाली कॉन्सेप्ट के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्के अवेलेबल हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप ढीला नहीं छोड़ सकते। iFly के साथ आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट प्रिपरेशन के लिए। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। और मत भूलिए हम लोग आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह हैं। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं और सॉल्यूशंस के साथ। जय हिंद।